हेलो एंड वेलकम टू द रियल एसेट शो। सीएनबीसी आवाज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और हमारा ये नया शो जहां पर कोशिश ये है कि हम रियल एस्टेट की एक अलग पिक्चर आपको दिखा पाएं, आपको बता पाएं कि रियल एस्टेट सिर्फ एक घर, मकान, दुकान या प्लॉट के टुकड़े जितनी बात नहीं है, ये उससे आगे की कहानी है। और ऐसा इसलिए ताकि आप जब ये दो तीन चीज़ों के लिए अपने डिसीजंस लेंगे तो आपके जहन में पूरी पिक्चर होगी कि इस वक्त भारत के रियल एस्टेट पे क्या चल रहा है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं और कौन सी वो चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप बात करते हैं रियल एस्टेट की। तो ये सारी बातचीत आज हम करेंगे और इसके लिए अक्सर हम कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं, कुछ ऐसे रिपोर्ट्स लेकर आते हैं, कुछ ऐसा डेटा लेकर आते हैं जिसको हम अपने मेहमानों के साथ एनालाइज करते हैं और उसका एक टेक अवे आपको देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो Q1 है यानी Q1, लेकिन रियल एस्टेट के लिए फर्स्ट क्वार्टर होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी आपके कैलेंडर ईयर के पहले 3 महीने, उसमें भारत के रियल एस्टेट के अंदर कितना पैसा आया है। जब इस पैसे की बात कर रहे हैं तो ये पैसा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से, जिन्हें आप संस्थागत निवेशक कहते हैं। जैसे जैसे हम शो में आगे बढ़ेंगे आपको पूरी पिक्चर क्लियर होती जाएगी। कुछ नंबर्स मैं आपको यहां पर बता देता हूं। तो 1.3 बिलियन डॉलर्स, 1.3 अरब डॉलर इस 3 महीनों में भारत के रियल एस्टेट में पहुंचे हैं संस्थागत निवेशकों की जेब से। पिछले साल के मुकाबले ये 31% का जंप है। और कुछ और डिटेल्स कि इसमें किस किस सेक्टर में कितना पैसा गया है, तो ऑफिस स्पेस में 400 करोड़ डॉलर से ज्यादा आया है, ये करीब 1/3 है टोटल इन्वेस्टमेंट का। इसके बाद नंबर आता है इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग का, जहां करीब करीब 300 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई है। उसके बाद है हाउसिंग, जहां पर ऑलमोस्ट इतनी ही रकम, 300 करोड़ डॉलर की रकम यहां पर भी पहुंची है। और कॉलियर्स इंडिया ने ये पूरा डेटा कोलेट किया है और उन्हीं की रिपोर्ट पर आज हम बातचीत करने वाले। एक टेबल आपको दिखा देता हूं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा मोटा मोटा कि किस एसेट क्लास को कितना पैसा गया है और कितनी चीजें उन्हें पहुंची है। तो वो टेबल आपके लिए लेकर आते हैं स्क्रीन पर और एक आइडिया आपको उससे दे देंगे कि क्या है। देखिए, रेजिडेंशियल में 102 करोड़ डॉलर जो थे पिछले क्वार्टर में, इसी 2024 में, मतलब अगर हम साल दर साल की तुलना करें, अभी हो गए 303 और 195% का जंप यहां दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्रियल में जो है 73% की ग्रोथ है। ऑफिस में वो फिगर जरूर माइनस में, लेकिन वहां कहानी थोड़ी अलग है। अल्टरनेट एसेट में भी 238% का जंप है और मिक्स यूज में 46% का। तो ये अलग अलग एसेट क्लासेस में विद इन द रियल स्टेट कैसे पैसे आए हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में कहां पर अब रुझान बढ़ा है और इसमें आपके जानने की क्या चीज़ है, ये सारी बातचीत आज हम करने जा रहे हैं। और इसे समझाने के लिए और समझने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं विमल नादार साहब, जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं कॉलियर्स इंडिया के, और उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट को हम एनालाइज करेंगे विपुल रुंगटा साहब के साथ, जो कि एमडी और सीईओ हैं एचडीएफसी कैपिटल के और रियल एस्टेट के बहुत बड़े जानकार हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है द रियल एसेट शो में। राइट, तो विमल, मैं आपसे शुरुआत करता हूं क्योंकि आपकी रिपोर्ट है। देखिए, मेजॉरिटी में नंबर मैंने आपको बता दिए कि कितने कितने क्या है। आपकी रिपोर्ट जो कह रही है 31% का जंप है पिछले साल के मुकाबले सेम पीरियड में, जनवरी टू मार्च। ये क्या दिखाता है, ये क्या बताता है? विपुल जी, जैसे आपने कहा, आई थिंक Q1 इन्वेस्टमेंट का रन रेट जो रहा है लगभग 31% जंप है, जो हमारे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव है। इन्वेस्टमेंट्स ऐसा एक सेगमेंट है जहाँ पे हर क्वार्टर के बेसिस में मेजर कंक्लूजन्स डिराइव नहीं होता है, पर एटलीस्ट एक सिग्नल करता है कि किस दिशा में निवेश और किस दिशा में एसेट क्लासेस ड्राइव कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आई थिंक ये काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल है। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इस 1.3 बिलियन डॉलर जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें से अराउंड 80% जो है वो कोर एसेट्स है। तो कोर हमारे जो ऑफिस, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग है, ये लगभग 80% इसके प्रपोर्शन में है टोटल 1.3 बिलियन में से। और ये इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो इंडिकेट करता है कि जनरली अंडरलाइंग एसेट्स जो है, डिमांड ड्राइवर्स जो हैं, वो काफ़ी हद तक स्ट्रांग है। बिकॉज लॉन्ग टर्म स्टोरी जो है इंडिया के इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, वो हमें बिल्कुल लगता है कि स्ट्रांग है। वो यही दर्शाता है कि ये कंटिन्यू कर रहा है कि स्ट्रांग है करके। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, अगेन क्वार्टरली है, हमें देखना है कि रेस्ट ऑफ द ईयर में वो कैसे पैन आउट होगा। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो है उसका प्रोपोर्शन काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है, 60% के आसपास।
क्योंकि अगर हम 4-5 साल की बात करेंगे तो लगभग वो स्टेडीली इंक्रीज़ हुआ है, लगभग 30-40% रहा है, बट इस क्वार्टर में आई थिंक काफ़ी सिग्निफिकेंट है 60%। तो अभी हमें ये देखना है कि रेस्ट ऑफ द क्वार्टर्स में ये पैन आउट कैसा होगा, तो वो भी एक सिग्निफिकेंट ट्रेंड, सिग्निफिकेंट एज़ वेल एज़ मैं बोलूँगा कि पॉजिटिव ट्रेंड है। तो आई थिंक ये एक मेजर एक नंबर्स के छोटा सा बेसिस में अगर मैं सप्लीमेंट्री बोलना सवाल मैं और जोड़ देता हूं अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए। विमल, जब आप कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इसमें कौन होता है? जब हम लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बात करते हैं इसमें यूजुअली हम लोग इंक्लूड करते हैं इन्वेस्टमेंट्स बाय फॉरेन कॉर्पोरेट ग्रुप्स, फैमिली ऑफिसेस, फॉरेन बैंक्स, पेंशन फंड्स, प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट फंड कम डेवलपर्स, फिर अगर कुछ फॉरेन फंडेड एनबीएफसीज हैं, लिस्टेड रीट्स अगर रहेंगे, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, तो ये सारे जो भागीदार है ये सब हम लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन में कंसिडर करते हैं। और यही जब आप कहते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो यही कैटेगरीज यहां भी फॉलो होती हैं? सेम चीज, इसीलिए हम क्लियरली कहते हैं कि इट इज इंस्टीट्यूशनल, इंडियन इंस्टीट्यूशनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। ओके, ठीक है। चलिए, तो हाँ ये जी। तो हमने समझ लिया कि कितना पैसा आया और ये पैसा किसने लगाया, लेकिन अब इसके पीछे की कहानी क्या है वो वही हमें समझा सकते हैं जो खुद इस चीज को डील करते हैं, विपुल साहब। सर, विमल ने एक पिक्चर रखी हमारे सामने, उनकी रिपोर्ट है। अब जब हम कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 1.3 बिलियन डॉलर्स इंडिया में डाले हैं पहले 3 महीने के अंदर, उसमें मिक्स है, इंडियन इन्वेस्टर्स भी, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी। क्या ये पूरी कहानी है अपने आप में, या इस कहानी का ये एक हिस्सा है? अभी कुछ और हिस्से हमें जोड़ने होंगे, तब हमें पूरी पिक्चर दिखेगी। देखिए, ओवरऑल पिक्चर के लिए और टोटल सप्लाई ऑफ मनी देखना पड़ता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक पार्ट है, इसके अलावा पिछले साल में एंड द लास्ट 3 to 4 क्वार्टर्स पब्लिक मार्केट ऑल्सो हैज़ बीन वेरी एक्टिव। तो पब्लिक मार्केट में स्टॉक मार्केट जिसे बोलते हैं, स्टॉक मार्केट में काफ़ी पैसा रेज हुआ है, QIP में, राइट्स इशू में, रियल एस्टेट सेगमेंट में, रीट्स के थ्रू काफ़ी सारा पैसा रेज हुआ है। एड एग्जिस्टिंग रीट्स में एज प्रोजेक्ट्स ऐड हुए हैं। ऑलमोस्ट एवरी डेवलपर जो टॉप 20 सेगमेंट में है, उनमें से ऑलमोस्ट टॉप 15 लोगों ने QIP या राइट्स इशू या कुछ अपना एसेट सेल करके, शेयर सेल करके पैसा रेज किया है, विच इज़ ऑल्सो इक्विटी। इसमें कोई डाउट नहीं है दैट इस टाइम में जब मार्केट में जो हालत चल रही है, दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, एवरीबडी लुक्स फॉर स्टेबिलिटी। हर आदमी देखता है कि कहाँ ग्रोथ हो रही है, कहाँ स्टेबिलिटी है। एंड अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, इंडिया कम्स आउट एज एन इंडिया जिसमें we have lot of tailwinds attached to it, despite the fact that सब लोग बोल रहे हैं कि भाई इतने headwinds हैं, इतना problem है, but क्योंकि आपको एक यहाँ पे stable government दिख रही है, आपको यहाँ पे दिख रहा है एक demographic dividend जिसे बोलते हैं, वो दिख रहा है। So on an average the interest in institutional investors globally इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस टाइप के प्रोडक्ट दे सकते हैं जिससे कि और पैसा आ सके। राइट। तो मैं यही एक सवाल आपसे और पूछूंगा कि नो डाउट 2-3 साल से हमारा इंडियन रियल एस्टेट बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन मेजॉरिटी में हम देख रहे हैं, अगर देखिए रियल एस्टेट की कहानी सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है, यही हम इस कार्यक्रम में बताने की बात कर रहे हैं। बहुत सारा पैसा आ रहा है, हालांकि यही रिपोर्ट एक कहती है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा है उसमें खासतौर पर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका फोकस इंडियन रियल एस्टेट पर, रेजिडेंशियल साइड पर ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन अगर एक पूरी कहानी भी देखूँ तो क्या इस समय भारत का रियल एस्टेट इतना आकर्षक है कि बहुत सारा पैसा दुनिया भर से आए, मतलब हम उस दौर से गुजर रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आज की डेट में अगर रेजिडेंशियल वर्सेस एवरी अदर सेक्टर देखें तो 70% इंडिया का रियल एस्टेट रेजिडेंशियल है। ओके। बाकी सब कुछ कमर्शियल, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, हाउसिंग, स्टूडेंट हाउसिंग, डेटा सेंटर्स, हेल्थ केयर, सब कुछ मिला के करीब 28 से 30% मांगे। मतलब इसमें ऑफिस, कमर्शियल, ये सब कुछ शामिल है। रेजिडेंशियल वर्सेस अदर्स। ओके। तो 70% इज रेजिडेंशियल, नंबर 1। नंबर 2, ये हमेशा बात करते हैं कि इतना हाउसिंग शॉर्टेज है, इतना वो है, बट आप इसको अगर आप एक्चुअल वॉल्यूम में देखें तो हम क्या बात कर रहे हैं। इंडिया में आज हम 1.4 बिलियन डॉलर की पॉपुलेशन है, 140 करोड़, करीब 95 करोड़ लोग 35 साल से उम्र की कम में हैं। राइट। वो जो 95 करोड़ लोग हैं, ऑन एवरेज आज की डेट में होम ओनरशिप जिसे बोलते हैं,
होम ओनरशिप का अगर आप डेटा देखते हैं तो प्रोग्रेसिवली वो कम होते जा रहा है. दैट इज़ पहले एवरेज एज ऑफ ओनर होता था 45 साल, फिर वो 40 हुआ. टुडे इट इज़ इन अर्ली 30s. आज 32-33 साल की उम्र में लोग ऑन एन एवरेज घर खरीद रहे हैं, जो खरीद रहे हैं. ये जो खरीद रहे हैं, इंडिया हैज़ ऑलवेज हैड अ यंग पॉपुलेशन. लेकिन व्हाट इज़ चेंज नाउ कि ये जो 32-33 साल का इंसान घर खरीद रहा है, he also has the ability to buy. So A, I have the fact that I am young. B, I have the ability to purchase. We all know that our GDP per capita has gone up. It has doubled in the last 7 to 8 years. It is expected to double in the next 5 to 6 years. So for the first time, we are seeing a situation where हर आदमी ये देख सकता है कि मेरा इनकम भी है और मेरे पास एस्पिरेशन है बिकॉज ऑफ माई एज दैट आई कैन बाय अ हाउस. एंड हाउस कोविड हैज़ टॉट अस एंड द एंटायर वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, कि घर तो होना ही चाहिए. अब इशू ये है कि मेरे को जिस कैटेगरी का घर चाहिए, जिस प्राइस पॉइंट पे घर चाहिए, इंडस्ट्री वो प्राइस पॉइंट पे मुझे दे सकता है या नहीं दे सकता है, विच इज़ द एंटायर डिबेट अराउंड अफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग वर्सेस प्रीमियमाइजेशन. बट दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन. ठीक है, उस पर भी आते हैं. राइट विमल, तो क्योंकि रेजिडेंशियल की बातचीत चल रही है और आपके नंबर्स ये बता रहे हैं कि रेजिडेंशियल के अंदर इस वक्त जो पैसा आया है वो नंबर्स लेकर आते हैं स्क्रीन के ऊपर, उसमें बड़ी अच्छी ग्रोथ हुई है. तो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें, सॉरी पहले वाई बात करें, तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 200% का ग्रोथ है. यानी इतना पैसा पहले आया था $102 करोड़, अभी $300 करोड़ के पार है. राइट. और अगर हम पिछले क्वार्टर से भी तुलना कर जाएं उसकी, तो वहां पर भी एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, करीब 150% के आसपास की. वाई इतना पैसा इस सेक्टर में ऑल ऑफ सडन आया है, या पहले से भी था, या अभी एक स्पाइक देखने को मिला है? आई थिंक जैसे विपुल जी भी बोल रहे थे, आई थिंक रेसिडेंशियल में लास्ट 3 साल में आई थिंक लाटर पार्ट ऑफ 21 से जो रिकवरी शुरू हुई थी, वो रिकवरी अभी भी रिकवरी एक्चुअली मोमेंटम गेन करके आई थिंक वी हैव सीन सम ऑफ द रिकॉर्ड सेल्स इन द लास्ट 2-3 ईयर्स. तो अगर अभी भी हम देखेंगे तो आई थिंक एक हमारा खुद का व्यू, हाउस व्यू ये है कि ये जो एलिवेटेड लेवल्स है, इसमें कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी आने वाला है. और अगर इसका रिफ्लेक्शन हम प्राइजेस में भी देखेंगे तो एवरेज हाउसिंग प्राइजेस इवन 2024 में अराउंड 10% ग्रो हुआ है एनुअल बेसिस में, एटलीस्ट टॉप सिटीज़ में. सो डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. सो डिमांड काफ़ी बड़ा है. क्या इतना बढ़ता रहेगा? एटलीस्ट हमारा व्यू है कि ये लेवल पे कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आएगा एंड मार्केट का एक क्या बोलते हैं, स्केल अप, जो जिसे कहते हैं स्केल अप होने के बाद उस लेवल पे स्टेबिलिटी होगा. काफ़ी हद तक अंडर कंस्ट्रक्शन सप्लाई भी है मार्केट में. और रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स एज अ ट्रेंड अगर देखें लास्ट 2-3 साल में बढ़ता आ रहा है. और इस क्वार्टर में डेफिनेटली अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे एनुअल बेसिस में 3 गुना बढ़ा है. पर आई थिंक ये सपोर्ट करता है पूरा डिमांड स्टोरी जो है. और अभी क्या है कि इनफैक्ट हमने पिछले साल भी एक रिपोर्ट लाई थी कि डिमांड जो है, देयर इज अ लॉट ऑफ पेंट अप डिमांड. सो एक तो है कि ह्यूज डिमांड सप्लाई गैप है, सेगमेंटल डिमांड सप्लाई गैप है कि अफोर्डेबल में अभी भी मेजर गैप है, मिड सेगमेंट में अभी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है जिसको केटर किया जा सकता है. इसके बावजूद अगर हम लोग ओवरऑल अगर रियल एस्टेट की स्टोरी कहेंगे तो अगर बात करना चाहेंगे तो आई थिंक इट इज़ ऑल्सो ग्रोइंग बियॉन्ड ये जो टॉप 7-8 मार्केट्स है. तो हमने खुद डिफरेंट रीजंस, आप इंफ्रास्ट्रक्चर का रीज़न बता दो, टूरिज्म हो, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल वाला डेवलपमेंट्स हैं, अगर ये सब अगर फैक्टर्स कंसिडर करेंगे तो भी काफ़ी सारे इमर्जिंग सिटीज़ हैं जहाँ पे बहुत सारा पोटेंशियल है अक्रॉस एसेट क्लासेस, डेफिनेटली हाउसिंग. सो जो अंडरलाइंग डिमांड फैक्टर है वो सिर्फ एक्सपैंड हो रहा है. सो गिवन ऑल दीज थिंग्स, ये तो डिमांड स्टोरी हो गया. तो और सेंटिमेंट की अगर बात करेंगे, सेंटिमेंट डेफिनेटली अभी भी हमें लगता है कि काफ़ी हद तक पॉजिटिव है. अगर आज ही की अगर बात करेंगे तो अगर हाल ही में अभी 2 रेट कट्स कॉन्जिक्यूटिव हो चुकी हैं सपोर्टेड बाय. सो ये सारा चीज़ सेंटिमेंट में बहुत फ़र्क पड़ता है. अगर हम बजट की बातें करेंगे तो बजट में भी आई थिंक जो टैक्स इंसेंटिव्स आए स्पेशली कहीं ना कहीं अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट के लिए ये बहुत सारा फेवरेबल है. सो इफ यू पुट ऑल दिस टुगेदर आई थिंक रेसिडेंशियल स्टोरी अभी भी इंटैक्ट रहा है, आई थिंक विच इज़ व्हाट इज अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स. इसके लिए इतना 3-3 गुना इन्वेस्टमेंट यहाँ बढ़ गए. विपुल सर, अब 2-3 ऐसे सवाल जो थोड़े विरोधाभासी भी लग सकते हैं सुनने में, कि अभी तक की जो रियल एस्टेट की कहानी जिसको देख के शायद ये सारा पैसा आ रहा है,
नंबर्स बहुत अच्छे बन रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के नंबर ले लीजिए, रिकॉर्ड टूट रहा है, ओवरऑल रेवेन्यू जो सरकार का स्टैम्प ड्यूटी और वो सब, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ सेल्स तो आपके ऐसे 50 करोड़ के घर और 10 करोड़ के घर, 20 करोड़ के घर, वो तो बहुत टॉप लेयर के लोगों की बात है। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ मास हाउसिंग है, उसके बाद जो मतलब जिसे आप एक्चुअल कहते हैं कि एक आम आदमी खरीदेगा, या आम से भी थोड़ा ऊपर वाला आप ले लीजिए, 2-3 करोड़, ये बहुत हो गया। वहां पर तो इतनी गेम हुई नहीं, या वहां पर तो इतनी चीजें हुई नहीं, तो फिर क्या हम एक ऐसा रियल एस्टेट मार्केट देख रहे हैं जो चमक तो बहुत रहा है, लेकिन वो चमक बहुत ऊपर से आ रही है, नीचे चीजें वैसी नहीं है? ये विपिन जी, आपने विरोधाभास की बात करी, तो मैं उस मामले में बात करूंगा। इसमें थोड़ा सा फैक्टर परसेप्शन वर्सेस रियलिटी का भी है। ओके। परसेप्शन इसलिए है कि अगर कोई 50 करोड़ रुपए का या 100 करोड़ का घर खरीदता है, तो वो आपकी इंडस्ट्री विच इज़ मीडिया इंडस्ट्री, उसको वो खबर है। ओके। लेकिन अगर कोई इंसान 75 लाख रुपए का घर खरीदा है या 1 करोड़ रुपए का घर खरीद रहा है, तो वो खबर नहीं है। तो ऑन एन एवरेज जो आदमी पढ़ता है वो यही पढ़ता है कि या तो किसी ने घर नहीं खरीदा या किसी ने बहुत बड़ा घर खरीदा, विच इज़ एक्सट्रीम, एंड दैट इज़ द नेचर ऑफ द थिंग। बट लेट्स टॉक अबाउट डेटा। व्हाट इज़ द डेटा से? आज से 5 साल पहले ऑन एन एवरेज इंडिया में टॉप 40 सिटीज़ में 2.5 से 3 लाख घर बिकते थे। ओके। पिछले साल डिपेंडिंग ऑन विच एजेंसी यू आर लुकिंग एट, 7.5 से 8 लाख घर बिके हैं। ओके। अभी रिसेंटली आई रेड, एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू कैसे हाउ स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो हैव देयर ओन कलर। अभी रिसेंटली आई रेड अ स्लू ऑफ रिपोर्ट्स, एंड मीडिया ऑल्सो कवर्ड इट वेरी एक्सटेंसिवली, कि हाउसिंग सेल्स कम हो गई है। हाँ। कि हाउसिंग सेल्स हैज़ ड्रॉप क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड YOY और वट एवर मंथ ऑन मंथ जी। by 10%, 15%. So अगर आप उससे सेकेंड लेवल पे जाएं, which is, and I'm very happy that CNBC आवाज़ is doing this show, because जो परसेप्शन पे दिखता है is not reality. तो जो 20% गिरा है, अगर आप उससे पूछें क्या चीज़ गिरा है 20%, तो वो बोलेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, कितने यूनिट्स बिके हैं, वो 20% कम हो गए, पॉइंट A टू पॉइंट B, ईयर ऑन ईयर ले लेते हैं जी। अगर आप उससे पूछे अच्छा वैल्यू क्या था, तो द फैक्ट इज़ कि 18% के करीब यूनिट्स गिरे हैं, लेकिन वैल्यू वाइज 22% बढ़ा है। ओके। तो अगर किसी बैंकिंग कम्युनिटी को देखें, अगर आप और मैं देखें जिसको घर खरीदना है, तो हम 100 की जगह से 80 घर खरीद रहे हैं एज अ कंट्री। लेकिन अब जो 100 घर 100 रुपए के मिल रहे थे, अब हमने 80 घर के लिए 120 रुपए खर्च किया लास्ट ईयर। दैट इज व्हाट डेटा टॉक्स। अब इसको क्या बोलेंगे कि 20% मार्केट गिर गया या 20% मार्केट बढ़ गया? क्योंकि बैंक वाला ये बोलेगा, जो मॉर्गेज है, पूरी हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री है, वो ये बोलेगी हमारा मार्केट 20% बढ़ गया। जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट बोलती है 20% गिर गया। एंड अनफॉर्चुनेटली नहीं, पर क्या ये नहीं ऐसा दर्शा रहा है कि फिर मतलब महंगे यूनिट से बिके होंगे? वेरी गुड पॉइंट। तो महंगी यूनिट कर रहे हैं, तो जब आपका पॉइंट है कि 50 करोड़ वाला, सी व्हाट हैज हैपेंड पोस्ट कोविड एंड इन द लास्ट 3 years, 3-4 फैक्टर्स ड्राइव कर रहे हैं रेजिडेंशियल डिमांड को। जी। एक है एस्पिरेशनल फैक्टर। एवरीबडी इज अंडरस्टूड कि बिकॉज इतना टाइम स्पेंड किया लोगों ने अपने घरों में इन दैट 1.5 year पीरियड, दैट दे हैव रियलाइज दैट माई हाउस इज प्रॉब्ली नॉट ऑफ द राइट साइज। तो जो 1 bedroom है उसको 2 bedroom चाहिए, 2 bedroom वाले को 3 चाहिए, 3 वाले को बड़ा चाहिए, बड़े वाले को पेंट हाउस चाहिए, पेंट हाउस वाला बोलता है मुझे फार्म हाउस चाहिए, फार्म हाउस वाला बोलता है मुझे एक सेकेंड होम चाहिए, सेकेंड होम वाला बोलता है मुझे बाहर घर चाहिए, दुबई में या लंदन में या कहीं। सो एस्पिरेशनल फैक्टर अटैच टू द स्टेबिलिटी ऑफ अ हाउस हैज़ गॉन अप, नंबर 1। नंबर 2, देयर इज़ अ वेल्थ इफेक्ट। कोई भी आप घर खरीदते हैं, उसके लिए अगर आप एवरेज मिडिल क्लास अगर आदमी घर खरीदा है, तो उसके लिए लोन ले रहा है। लोन लेने के लिए आपको एक कॉन्फिडेंस चाहिए विच कम्स फ्रॉम अ वेल्थ फैक्टर। तो पोस्ट कोविड क्या हुआ है, करीब $15 trillion इन कोविड पीरियड एंड प्रीसीडिंग 2 years गॉट प्रिंटेड ग्लोबली। तो किसी के पास कोई भी एसेट था, कमोडिटी, इक्विटी, रियल एस्टेट, दैट हैज गॉन अप नॉट ओनली इन इंडिया, ग्लोबली। आप अगर यूएस में चले जाएं, आप यूरोप में चले जाएं, आप सिंगापुर चले जाएं, जापान चले जाएं, अगर आपने 2000 में आपके पास घर था 2020 में, और आज जो है उसकी वैल्यू 1.25 गुना से लेके 2 गुना हुई है, राइट, डिपेंडिंग ऑन हु यू आर, व्हाट यू आर। जी। तो जो एक सो कॉल्ड जेन एक्स था, जो अब जेन अल्फा है या जेन बीटा है और जो भी है, जो एसेट लाइट मॉडल पे था, जी, जो बोला था मैं सिर्फ रेंट लूंगा और मैं रेंट पे रहूंगा, यहाँ पे रेंट में टैक्सी में जाऊंगा, रेंट में होटल में रहूंगा, सब कुछ इनकम बेस्ड था। हाँ,
तो एसेट इन्फ्लेशन हैज़ बीन हायर देन इनकम इन्फ्लेशन. इनकम इन्फ्लेशन. तो व्हाट हैज़ हैपेंड, मेरा परचेजिंग पावर कम हो गया. तो अगर मेरे पास एसेट था तो मेरी वैल्यू ज़्यादा है, अगर मेरे पास इनकम बेस पे था मैं तो मेरी परचेजिंग पावर लोअर है. Which is why you are seeing a clear division. We are seeing in demand also that people who owned assets, any kind of asset, real estate or non-real estate, are today much wealthier relatively than the people who are only rich on income. क्योंकि सबकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई है, रेंट बढ़ गया है या कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया, वॉट एवर इट इज. कॉस्ट ऑफ लिविंग तो सबके लिए बढ़ेगी, लेकिन रेंट बढ़ गया है तो जो रेंट पे था उसका रेंट बढ़ गया है, जो ओनरशिप मतलब मैं बीच में शायद ये सवाल ले आऊं, लेकिन ये फिनोमेना है अभी एटलीस्ट सिटी लाइक मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु में तो बहुत अलग अलग किस्से आए अतरंगे, लेकिन ऑल ऑफ सडन रेंट इतने स्पाइक कैसे कर गए हैं कि वो आपकी जिन्होंने 4 साल पहले घर ले लिए उनकी उस ईएमआई के नजदीक पहुंच गए. देखिए अलग अलग फैक्टर्स होते हैं. अगेन media wants to put everything in the same brush, but let me try and answer your question city by city. बॉम्बे में about 2 साल पहले एक FSI चेंज हुआ था, which is why you are seeing a redevelopment boom in Bombay. करीब 22,000 बिल्डिंग are getting redeveloped or to be redeveloped in Bombay city. तो रीडेवलपमेंट में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग होते हैं उनका घर तोड़ा जाएगा, एक नया बिल्डिंग बनाया जाएगा. सो रेंट्स आर रियली हाई because a lot of redevelopment buildings are coming up. So that is one factor for Bombay. Second factor is that in cities like Delhi mein actually if you ask me the rents have not gone up as much. They have gone normally at normal inflation rate. Bangalore it has gone up because the prices have really zoomed and the public infrastructure has not caught up with the pace of growth in a lot of these cities. So aspiration levels are going up, things are getting better. So rents have I think it will stabilize over the next 2 to 3 years as more and more units get ready. जैसे जैसे units ready होते जाएंगे, it will stabilize. Okay. But to your point earlier, जो आप बात कर रहे थे कि भाई प्रीमियम घर बिक रहे हैं तो क्या कॉमन आदमी को घर नहीं मिल रहा है. देखिए ये सप्लाई और डिमांड का गेम है. डिमांड मिडिल लेवल पे एकदम कम नहीं हुई है, डिमांड बढ़ी है इनफैक्ट. यस. एंड the biggest shocking statement I see is that demand for affordable housing goes down, which is what media loves to say. It is not demand that has gone down. It is supply of affordable housing that has gone down. क्योंकि आदमी तो वही खरीदेगा ना जो लॉन्च हुआ है. राइट. तो सप्लाई आई नहीं रही. तो अगर सप्लाई नहीं आएगी 50 लाख रुपए घर की, 75 लाख रुपए घर की, तो वो आदमी खरीदेगा कैसे. एंड सेल्स में वही रिकॉर्ड होगा जो बिकेगा. राइट. तो अगर लॉन्च कम हो रहा है तो खरीदेगा कम, और अगर खरीदेगा कम तो सेल्स डेटा में कम आएगा. इट इज मिसइंटरप्रेटेड एज इंस्टेड ऑफ सेइंग इट्स अ सप्लाई साइड शॉक, यू आर सेइंग इट्स अ डिमांड साइड शॉक. दैट आई थिंक इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द एंटायर नैरेटिव ऑन हाउसिंग. विमल की भी एक राय लेते हैं इस पे. विमल, बहुत इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो दिया है यहाँ पर विपुल जी ने. व्हाट इज योर टेक? देखिए मेरा व्यू ये है कि आई थिंक जैसे विपुल जी भी बोल रहे थे, यू कांट पेंट एवरीथिंग विद द सेम ब्रश. सी अफोर्डेबल डिमांड तो डेफिनेटली है, और वो क्योंकि डिमांड सप्लाई मिसमैच है तो वो डिमांड का बेस बढ़ता जा रहा है. बट आई थिंक अफोर्डेबल में देयर आर सेवरल अदर इश्यूज विच इज़ लीडिंग टू द फैक्ट कि सप्लाई क्यों नहीं आ रहा है. सो हम हमेशा मास हाउसिंग में भी कंपेयर आवरसेल्व्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट विद चाइना, टू अ ग्रेट एक्सटेंट विद सिंगापुर, जैसे उनके मॉडल्स हैं जहाँ पे वो लोग उसमें काफ़ी सारे इंस्पिरेशन है टू रेप्लिकेट दोज मॉडल्स. अगर हम रेप्लिकेशन की बात करें तो टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. in addition to government incentives, developer making profits, ये सब एक जगह है. पर I think it's a part somewhere. I think it has to be a part of that public policy saying that providing affordable housing not only under government schemes but also in urban areas जो है जहाँ पे बहुत सब एक मैक्सिमम प्रपोर्शन अगेन उस ब्रैकेट में है. आई थिंक कहीं ना कहीं वो पब्लिक पॉलिसी का पार्ट होना चाहिए विच विल एनकरेज कि सप्लाई ज़्यादा है. तो अगर वो एक पॉलिसी के डायरेक्शन में वो सपोर्टेड बाय मेजर हमें एडवांसमेंट करना है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विच कैन ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट. अगर कहीं ना कहीं ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आई थिंक विच इज़ वॉट इज़ अगेन रिस्ट्रिक्टिंग द सप्लाई. अगर हम प्राइजेस की बात करें आई थिंक हर शहर, भले मुंबई हो, हैदराबाद हो, बैंगलोर हो, ऑल दी सिटीज़ आई थिंक गिवन द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑल द सिटीज़ एक्सपैंड हो रहे हैं, अपने पेरिफेरी के बॉर्डर्स बढ़ रहे हैं.
मुंबई में अगर आप देखेंगे तो वी हैव अ मुंबई 3 का प्लान। सो ये सारा प्रॉपर ब्रीडिंग ग्राउंड्स अगर मैं बोलूँ तो मेरे हिसाब से है जहाँ पे अफोर्डेबल सप्लाई आ सकती है, मिड इनकम सप्लाई आ सकती है। लेकिन इट हैज़ टू बी सपोर्टेड बाय अदर फैक्टर्स स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग में। तभी वहाँ पे एक मेजर अपटिक आने की गुंजाइश है। आई थिंक दैट इज़ समवेयर वो एक गैप है जिसके वजह तो से समझा मैं आपकी बात, डिमांड हम राइट बात राइट। करते रहते हैं पेंट अप तो है जो लेकिन सप्लाई नहीं है। विपुल जी अभी आप कह रहे थे तो फिर मैं इसे ही मानूं सर, ये बिल्कुल डिमांड और सप्लाई वाला मामला है कि अगर जो लोग हैं जो महंगे घर खरीदना चाहते हैं तो डेवलपर वही बनाएंगे, मार्जिन्स वहाँ पे ज़्यादा हैं, आपको यूनिट्स कम बेचनी पड़ती है, लोन वोन का चक्कर उतना कम रहता है, मतलब एक फुटकर में 10 चीज़ें बेचो उससे अच्छा एक बेचो, तो फिर तो मतलब निगलेक्ट ही होता जाएगा मास हाउसिंग या मिडिल इनकम हाउसिंग। देखिए, ये प्रीमियमाइजेशन का जो ट्रेंड है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू रियल एस्टेट ओनली, ओके, दिस इज अक्रॉस ऑल कंज्यूमर आइटम्स। आज आप गाड़ी देख लीजिए तो वो बोलेंगे कि हैचबैक इज नाउ 1/3 ऑफ द मार्केट। हाँ अचानक से प्रीमियम गाड़ियाँ बिक रही हैं, Right, प्रीमियम right. गाड़ी में वेट लिस्ट है, अगर आपको 10 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है तो आपको 2 गाड़ी मिल जाएंगी। आप अगर कोई कंज्यूमर आइटम लेने जाते हैं तो इफ इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यू गो एंड टेक अ वॉच, इफ यू टेक सुपर हाई एंड वॉचेज दे आर नॉट अवेलेबल ओनली, they are available on these things. You go and any luxury item, and this is again a post-COVID scenario. ओके, There is obviously a wealth effect. There is a YOLO effect. You only live once, so people are spending with a vengeance and so forth. Housing is not a consumption item. Housing is also a significantly big reservoir of wealth. राइट, 55 to 60% of India's wealth is in real estate. And within that, housing is a very big component. तो क्या होता है कि जब आदमी घर खरीदता है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं देख रहा है कि मैं इसको, मेरा लोन सस्ता है या सब, वो उसके अंदर एक पूरा फैमिली का पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है, फिर जाके एक डिसीजन मैट्रिक्स होता है फॉर अ यूज़र होम लोन बायर और यूज़र होम बायर। एंड आई थिंक एज अ सप्लायर, अगर मेरे को 5 करोड़ घर का मेरा बिक रहा है तो मैं 50 लाख का घर नहीं बनाऊंगा। आज अगर मेरी 2 करोड़ की गाड़ी बिक रही है तो मैं 10-10 लाख की 20 गाड़ियां नहीं बनाऊंगा। दैट इज ट्रू फॉर एनीथिंग, एनी सब्जेक्ट। सो द मार्केट वॉज गुड, मार्केट इज टेकिंग अ सिचुएशन वेर इट इज टेकिंग द बिग यूनिट्स, नो इश्यूज। बट जब हम बात करते हैं कि मार्केट में थोड़ा सा ठहराव आया है या थोड़े हेडविंड्स हैं या टर्बुलेंस है, वॉट इट विल डू, बिकॉज सुपर प्रीमियम इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इज डूइंग वेरी वेल, मेरा वेल्थ इफेक्ट होगा, मेरे को लगेगा हाँ मेरी ओवरऑल वेल्थ इनकम अच्छी है तो मैं जाके एक रिस्क ले सकता हूँ, एक घर खरीद सकता हूँ। लेकिन जो सुपर प्रीमियम वाला बंदा होता है वो लोन लेके 80% लोन लेके घर नहीं खरीद रहा है। दे आर जनरली सेलिंग समथिंग एल्स एंड बाइंग एंड मे बी टॉपिंग इट अप, सो दैट विल गेट इम्पैक्टेड। इफ देर इज मोर टर्बुलेंस देन दे विल वांट टू गो फॉर सेफ्टी। बट तो मिड एंड लो लेवल सेगमेंट है, जब मार्केट बहुत थोड़ा हिलेगा तो automatically I can assure you in the next 3 years you will have headlines saying resurgence of affordable housing because there will be more supply of affordable housing because the super premium is not selling or not selling as much as they were expecting. So the same units will get cut in size, थोड़ा per square foot का rate कम हो जाएगा। एक तो ये है। दूसरी important चीज़ है कि इंडस्ट्री अफोर्डेबल हाउसिंग को डिफाइन कैसे करती है। जस्ट बिकॉज मैं घर 50 लाख से कम कर दूं तो इसका मतलब अफोर्डेबल हाउस नहीं होता है। आज एक एवरेज आदमी को 600 स्क्वायर फुट कारपेट पे 2 बेडरूम घर मिल सकता है या 500 स्क्वायर फुट कारपेट पे 2 बेडरूम घर मिल सकता है। अब आप उसको 250 स्क्वायर फुट बना दो और प्राइस पर स्क्वायर फुट को उतना ही रखो कि भाई मैं इसको 18,000 रुपये स्क्वायर फुट पे बेच रहा हूँ लेकिन 50 लाख से कम का घर है, देन ऑब्वियसली इट नॉट सेल। You have to design and make homes of a certain size. तो price per unit and price per square foot दोनों important है to call it an affordable housing. वेरी ट्रू। और मुझे लग रहा है कि आपने जो हेडलाइंस अभी दी हमें कि आने वाले समय में ये हेडलाइंस चलेंगी, देखिएगा, तो मुझे याद आ रहा है कोविड, जस्ट जब हम कोविड से थोड़ा थोड़ा बाहर आना शुरू हुए थे, उसके अंदर भी थे, तब वो अफोर्डेबल हाउसिंग बिक रही थी क्योंकि तब वो स्टॉक रखा हुआ था या तब लोगों को जो इन्वेस्टेड हाउस थे वो थे, और तब मुझे याद पड़ता है कि जो ये बैंक्स थे उनकी लोन बुक भी खूब चढ़ी थी, तो उस समय वो बिका। फिर वो धीरे धीरे शिफ्ट हो गया प्रीमियम की तरफ, और एक आई थिंक आप सही कह रहे हैं कि पीक आउट करेगा, फिर एक साइकिल आएगी जहां पर सप्लाई आएगी। और हम एक क्राइटेरिया यूज़ करते हैं कि मार्केट में क्या होगा, उसका बहुत अच्छा मीटर है कि किस टाइप की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जी। अगर कॉन्फ्रेंसेज आर अबाउट मास हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग
and green housing, then you understand that is what is not happening. Not happening. And that is always the thing. So trust me, today all the conferences that you are seeing, at least all the conferences I am getting invited to, are about premiumization, are about what is happening if I can do maybe 150 crore homes or 500 crore homes or whatever it is. समझ जाइए कि अब अफोर्डेबल हाउसिंग के दिन आने वाले। राइट, इंटरेस्टिंग है ये। नाउ बहुत सारा, चूंकि और भी चीज़ बाकी है, हम हाउसिंग पे काफ़ी बातचीत कर गए। विमल, नंबर 2 पे बात करें यहाँ पर ऑफिस इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर आपकी रिपोर्ट कह रही है कि 1/3 ऑफ द मनी गोज टू ऑफिस। आपका हेडलाइन ही है 400 करोड़ ऑफ डॉलर्स इज इन हाउसिंग। लेकिन अगर मैं ईयर वाइज देखूं या YOY कंपैरिजन देखूं या इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूं, तो वो नंबर घट गया, मतलब वहां पर एक डिक्लाइन है। ये इसको कैसे समझाएंगे? आई थिंक जैसे मैंने शुरू में कहा था, आई थिंक इन्वेस्टमेंट का जैसा होता है, आई थिंक इन्वेस्टमेंट क्वार्टरली जो ट्रेंड होता है उसमें से एक ब्रॉडर डायरेक्शन पता चलता है, बट समटाइम इट कैन बी अ ब्लिप ऑल्सो। सो ये जो डिप दिख रहा है यहाँ पे, इट इज़ मोर लाइक अ मोमेंटरी थिंग, क्योंकि अगर अंडरलाइंग डिमांड, अगर हम ऑफिस की बात करें, हमने हाल ही में ऑफिस के नंबर्स भी रिलीज किए थे, तो ऑफिस की Q1 नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इट हैज़ अराउंड 16 मिलियन स्क्वायर फीट का ग्रॉस लीजिंग हुआ है अक्रॉस 7 सिटीज, जो अराउंड 15% की ग्रोथ है। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे कम दिख रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट देयर इज ऑलवेज अ लैग इम्पैक्ट। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हम एनुअल बेसिस में देखिए कैसा होगा। सो अभी ये देखते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में कैसा होगा, हाफ ईयरली बेसिस में कैसे कंपेयर होगा। अदरवाइज ऑफिस के सेक्टर में एज सच हमें कुछ मेजर चैलेंजेस या फिर डिमांड इश्यूज नहीं दिख रहे हैं। मेजर आपका जो ड्राइवर है वहाँ पे, आई थिंक हमारे इन हाउस व्यू भी यही है कि कॉर्पोरेट्स आर एक्सपैंडिंग। मेजर डिमांड GCC से आ रहा है, और GCC लगभग अभी 30 से 40% ऑक्यूपाई कर रहा है ओवरऑल डिमांड के लिए, जो एक मेजर ड्राइवर है। विद इन ऑफिस अगर हम देखेंगे, लोग अडॉप्ट कर रहे हैं हाइब्रिड मॉडल, जिसके वजह से फ्लेक्स स्पेसेस के डिमांड भी बढ़ रहे हैं। तो डिमांड सप्लाई के सिचुएशन के हिसाब से, इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इस क्वार्टर में अगर हम देखें वेकेंसी के तौर पे, वेकेंसी लगभग 60-70 बिप्स कम हुआ है, विच इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग कि मार्केट काफ़ी टाइट है। और रेंटल्स भी काफ़ी हद तक मेजर मार्केट्स में, अगर हम मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली बात करेंगे, तो वहाँ पे मेजर माइक्रो मार्केट्स में काफ़ी हद तक रेंटल्स इंक्रीज हुए हैं 7 to 8%। सो हमारे हिसाब से डिमांड स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक इट्स मोर लाइक अ शॉर्ट टर्म ब्लिप। अदरवाइज ऑफिस काफ़ी हेल्दी, ऑफिस का ट्रेंड काफ़ी हेल्दी है, एंड आई थिंक ये आने वाले क्वार्टर्स में डेफिनेटली पिकअप होगा। ओके, इस पर आपका कोई टेक, विपुल सर? I completely agree. Okay. There is no doubt that commercial market is doing very well, and commercial market is also indicator of the fact that there are jobs coming in that segment. देखिए, आज से करीब 10 साल पहले they would be think कि Indian IT market is about ITES, वो कॉल सेंटर जॉब्स हैं, और कॉल सेंटर आ जाएगा तो AI आ जाएगा और ये हो जाएगा वो। Now what he is talking about is so correct, because today the GCC, when we are talking about, which is driving demand, GCC is value added IT work. GCC is captive IT work, which where the person is significantly qualified, and वो person वो काम कर रहा है जो generally is not just a standard value added service जिसे बोलते हैं। And I think it is an example of the stability and the ability of people to add value to themselves. वो पूरा सेक्टर जो है, जो सो कॉल्ड ITES था, उससे IT और सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ रहा है, and that is so phenomenal, and I think it is also resulting in this entire housing thing that we are talking about. These are all correlated factors. How I think commercial, as I totally agree, commercial is a blip. Commercial is done very, very well, and rentals are going up, vacancies are going down. So I see no reason why it will get impacted too much. और इंटरेस्टिंग है डेटा कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने ज़्यादा करके पैसा, ऑलमोस्ट 60% के आसपास का पैसा रेजिडेंशियल में डाला है, और जो इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अपनी मेजॉरिटी ऑफ मनी इज इन कमर्शियल, वेयर हाउसिंग एंड इंडस्ट्रियल, इस पे आई है। तो ये भी फैक्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। विमल, सिटी वाइज क्या कहती है आपकी रिपोर्ट? आई थिंक मुंबई इज ऑन द टॉप एंड देन फॉलोड बाय बेंगलुरु, हैदराबाद एंड अदर सिटीज, right? Correct. So, Vipul ji, from a pure data perspective, आजकल क्या हो रहा है कि in terms of investment, investors type of deal structures अगर देखें, काफ़ी हद तक प्लेटफॉर्म डील्स भी होती है, काफ़ी हद तक ब्लैंकेट डील्स होते हैं, जिसमें it covers lot of cities.
तो अगर सिटी वाइज इंडिपेंडेंटली देखेंगे, ऑब्वियसली मुंबई इज लीडिंग एंड फॉलो, मुंबई इज अबाउट 20-22%, फॉलोड बाय बैंगलोर एंड ऑल। बट आई थिंक मल्टी सिटी डील्स भी काफ़ी होता है, मल्टी सिटी डील्स भी काफ़ी होते हैं, मेजर प्रपोर्शन है। पर इंडिविजुअल के हिसाब से ये सिटीज है अगेन, इस तो पॉइंट ये है कि सिटी वाइज ब्रेकअप को इतनी बारीकी से नहीं देखना चाहिए, बिकॉज आई थिंक there's a major proportion of platform deals which covers a lot of cities. इंडिपेंडेंटली देखेंगे तो आपकी बात सही है। इसमें मेरा एक प्रश्न ये आता है, मैं कल एक वेयर हाउसिंग वाला रिपोर्ट पे भी शो कर रहा था, तो चाहे वो जीसीसीज हो, चाहे वो वेयर हाउस या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, या फिर अभी जो ये इन्वेस्टमेंट आई है, विपुल जी दिक्कत ये है कि ये अभी भी वही 4-5 शहरों के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। फिर हम कहते हैं टीयर 2 सिटीज, 3 सिटीज, अब तो टीयर 4 की भी बात होने लगी। तो उससे बातें हैं या वो थोड़ा वक्त लगेगा पर्कुलेट होने में? क्योंकि अभी तो जो सारी एक्टिविटी और पैसा दिख रहा है वो यही 4-5-6 बड़े शहरों के आसपास दिख रहा है। सी इन्वेस्टर जब पैसा डालता है तो इन्वेस्टर लुक्स फॉर स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। तो stability and the fact that this money is coming in and money is going up from international investors is showing कि there is more confidence that they have on governance. So governance in general is a function also of Indian real estate about size. तो जो बड़ा developer है, जो बड़ा counterparty है, will be more better governed than the smaller developer, and which in turn which mean that they are in the big cities. लेकिन अगर आप किसी भी top 10 developer को रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल अगर आप उसको देखते हैं तो दे विल ऑल से दैट वी आर नाउ गोइंग बियॉन्ड द 4 cities फॉर डिफरेंट रीजंस। रेजिडेंशियल गाय इज गोइंग टू बियॉन्ड द 4 cities बिकॉज अगर आप सब कुछ छोड़ दें, जो एक सिंगल फैक्टर है जिसने इंडियन रेजिडेंशियल बूम क्रिएट किया इन द लास्ट 3 years, इट इज़ द रैपिड वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ एक्सपेंशन इन रोड नेटवर्क, इंट्रा सिटी एंड इंटर सिटी। आज इस शहर में एक छोटी सी कोस्टल रोड ने क्या इम्पैक्ट किया है, दैट ऑल ऑफ अस आर सीइंग आवरसेल्व्स। दिस हैज बीन रिपीटेड 100x अक्रॉस डिफरेंट सिटीज इन इंडिया, नॉट ओनली विद इन द सिटी बट सिटी टू सिटी। तो क्या हुआ है, टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स आर कमिंग क्लोजर टू टीयर 1 टाउन्स। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन चाइना 20 years back when infrastructure starting to develop. Please remember as a thumb rule, अगर आपका GDP rate X है, then the real estate in a developing economy like ours will grow at 2 to 2.25x. Okay. So on an average, if I am a top player in that segment, अगर 12% GDP आपका 6-6.5% GDP चल रहा है और 12 से 13% रियल एस्टेट ग्रो कर रहा है और मैं रियल एस्टेट में टॉप प्लेयर हूँ, तो आई विल ग्रो एट अबव 15 to 18%, because 12 to 13 is the average growth rate, Right. which is great from any long term perspective. Commercial people are going also to tier 2 tier 3 towns because now getting people post COVID and post ecosystem into the main hub is getting more and more difficult. तो आपने उसका ट्रेंड क्या है, उसका ट्रेंड ये है कि जितने भी shared co-working spaces हैं, you are seeing a boom there. Why? Because instead of me having one mega campus where I am having say 20,000 people or 30,000 people, I will have a decent size campus and I will have co-working spaces in 7 or 8 cities, because to get the right quality of people to come to us, he is not really or she is not willing to travel. So I need to go there. Okay. That's why a lot of top IT companies, if you talk to their HR team, if you talk to the real estate team, they'll say that we are extending to a tier 2 and उसमें हम अपना कैंपस खोलने की जगह एक एग्जिस्टिंग उसमें सीट्स ले लेते हैं rather than अपना पूरा सेटअप करें. So different reasons people are going to tier 2, tier 3. I think the appreciation in housing prices and land prices in tier 2 and tier 3 towns in a 200 to 300 kilometer radius of a tier 1 town has been significantly more than the tier 1 town. Right. तो ये चीजें, ये ट्रेंड हमें आने वाले समय में दिखाई देंगे? 100%. You will see lot of investments going into tier 2, tier 3 because tier 1s are fairly saturated. So the satellite cities will always do much better than this thing. अगर अटल सेतु बना है, फॉर एग्जाम्पल, एक 22 किलोमीटर का ब्रिज, इस तरफ 40,000 रुपये स्क्वायर फुट का रेट है, उस तरफ 8,000 रुपये स्क्वायर फुट का रेट है, तो 40 का 80 होगा या 8 का 16 होगा? ये भी इंटरेस्टिंग होगा, सही बात है। राइट, पहले एक ज़माने में ऐसी बातें होती थी, लेकिन अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसने फिर से इस इंटरेस्टिंग से कंपैरिजन को ओपन किया है। अब कुछ जो क्विक डेवलपमेंट है उन पे लेके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, फिर रैप करेंगे।
विमल, अभी बहुत कुछ हो रहा है इस समय दुनिया में। पिछले 1-2 हफ्ते में दुनिया बहुत बदली बदली सी लग रही है। मिस्टर ट्रंप ने काफी कुछ हलचल मचाया एंड स्टिल गोइंग ऑन। इसका हमारे इन्वेस्टमेंट पे, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट पे किस तरह का इम्पैक्ट आप देख रहे हो? जी, फिलहाल एक्चुअली हमने भी थोड़ी बहुत लिमिटेड आई थिंक इंफॉर्मेशन इज फ्लोइंग इन। आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा एग्जैक्टली एसेस करने के लिए। जैसे आज ही का न्यूज़ था, मैंने आई थिंक पढ़ा था कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर वाज सपोज टू बी आउट ऑफ दिस होल रेसिप्रोकल टैरिफ, लेकिन आई थिंक उस पर भी कुछ आ सकते हैं इट सीम्स विद टाइम। सो आई थिंक प्रीमा फेसी जो हमें लग रहा है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम लोग रियल एस्टेट इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे, तो आई थिंक इमीडिएट इम्पैक्ट अगर देखेंगे तो आई थिंक इंडस्ट्रियल वेयरहाउस में लग थोड़ा बहुत हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन विच सेक्टर्स दे ऑपरेट। बिकॉज क्या होगा कि इंडस्ट्री सेक्टर्स जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और जहाँ पे डिपेंडेंसी यूएस कंजम्पशन पे है, वहाँ पे थोड़ा बहुत टैरिफ एस्केलेशन का फर्क पड़ सकता है। क्योंकि उस हिसाब से अगर हम देखेंगे एक्सपोर्ट्स, कुछ सेक्टर्स जो है ऑटोमोबाइल में भी, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स जो हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, ये सेक्टर्स में इंडिया का शेयर जो है यूएस के एक्सपोर्ट्स में थोड़ा सिग्निफिकेंट है। तो इसमें इम्पैक्ट होने की गुंजाइश है, पर एसेस करना पड़ेगा कि कितना होगा कितना नहीं होगा। पर एट द सेम टाइम आई थिंक देयर इज ऑल्सो अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे आई थिंक अगर कंपीटिंग कंट्रीज के यहाँ पे टैरिफ्स बढ़े हैं, दैट ऑल्सो गिव्स हमें अपॉर्चुनिटी कि हम अपना शेयर वहाँ पे बढ़ा सकते हैं। और वो सिंक होगा जो बातें हो रही है मेक इन इंडिया, ऑगमेंटेशन ऑफ डोमेस्टिक कैपेसिटी, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो एडवांटेज भी आ सकता है। पर ये सब अभी आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा कि कैसे होगा। इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन रियल पर्कुलेशन ऑफ टैरिफ रेसिडेंशियल कमर्शियल में इतना हमें नहीं दिख रहा है। पर टेक्नोलॉजी सेक्टर में थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट रिपल इफेक्ट होने की गुंजाइश है। अगर हम बात करेंगे कि ये टैरिफ की वजह से जैसे ओवरऑल ग्लोबल ग्रोथ की बात करेंगे, अगर वो डेंट हो सकता है, अगर वहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन हो, तो स्पेंडिंग ऑन आईटी सेक्टर कम हो सकता है, विच कैन इम्पैक्ट इंडियन आईटी। और इंडियन कमर्शियल ऑफिस स्पेस जो है वो काफ़ी हद तक आईटी पे डिपेंड करता है। पर वहाँ पे भी एक कॉन्ट्रीब्यू ये हो सकता है कि whenever there is a जनरल वहाँ पे बजट कंस्ट्रेंट या फिर स्लो डाउन हो, आई थिंक दैट ऑल्सो लीड्स टू मोर आउटसोर्सिंग टू इंडिया। तो कहीं ना कहीं दैट कैन बी अ पॉजिटिव स्पिन। सो ओवरऑल बेसिस में दिस इज व्हाट वी फील। इन्वेस्टमेंट अगर बात करेंगे, आई थिंक इन्वेस्टमेंट में काफ़ी हद तक सेंटिमेंट्स की बहुत फर्क पड़ता है। पर आई थिंक एज ऑफ डेट अगर अभी आरबीआई की फोकास्ट बात करेंगे तो भी आई थिंक इंडिया का जीडीपी ग्रोथ इज इंटैक्ट एट अबाउट 6.5%। दैट शुड गिव कॉन्फिडेंस टू फॉरेन इन्वेस्टर्स कि एटलीस्ट इंडियन डोमेस्टिक इकोनॉमी विद अंडरलाइन डिमांड ड्राइवर्स जो है वो इंटैक्ट है। थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म ब्लिप हो सकता है, बट आई थिंक एज टाइम प्रोग्रेसेस वी विल नो। बट आई थिंक ओवरऑल आई फील वी शुड बी इन अ रिलेटिवली गुड पोजिशन। यही ठीक है, मुझे लगता है अभी फिलहाल, तो ठीक है, फिलहाल के ठीक है। इसको डेवलपमेंट्स के मैं बेसिस में। जी जी विपुल जी के साथ और समझता हूँ थोड़ा। तो विपुल सर, देखिए आज भी सुबह जब ये पॉलिसी आ रही थी तो हम बातचीत कर रहे थे, वहाँ 2-3 चीज़ें हुई। एक तो ये निकल कर बात हुई कि देखिए लोन सस्ता हो गया है, तो क्या अब वो 6% पर रेपो रेट चला गया है, सो आपको थोड़े सस्ते होम लोन मिलेंगे, तो फिर से जो लोन लेके घर खरीदने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनके लिए थोड़ा ईएमआई मैनेजेबल होता है। तो दूसरी तरफ ये बात निकल कर आई कहीं से कि वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को लोन रीपे करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो लोन लेगा कैसे, और जो ओवरऑल सिनारियो है उसने सेंटिमेंट को खराब कर दिया है। तो कैसे समझे इस सिचुएशन को? अब अभी कोई भी नहीं जानता कि सिचुएशन कितनी लंबी जाएगी और कैसी है। देखिए अगेन सेंटिमेंट्स के बारे में तो यू आर अ बेटर जज देन मी, लेकिन अगेन आई विल स्टिक टू डेटा। देखिए इंडियन इकोनॉमी का करीब 21 से 22% एक्सपोर्ट्स है। उस एक्सपोर्ट्स का यूएस एक्सपोर्ट्स इज अबाउट 16 से 17%। सो ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन जीडीपी अगर हम देखते भी हैं तो दैट कैनॉट बी मोर देन 0.5%, assuming we stop our exports or we have a serious blow on our exports. नंबर 1। नंबर 2, ये जो पूरी चीज़ हो रही है उससे क्या हो रहा है, लोगों का कॉन्फिडेंस ऑन अ सो कॉल्ड स्टेबल कंट्री इज डेफिनेटली गेटिंग शेकिंग। फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, जो एक हमारा पूरा एक एफ्लुएंट सेक्शन है विच इज़ द एनआरआई सेगमेंट ऑफ इंडिया, which have been based there, which have been this thing and doing very well, they are now for probably the first time in their lifetime saying that we need to probably have a second option, which may not be necessarily this country only. I can tell you, not only now, over the last 30 to 60 days,
the kind of queries that this luxury and mid-level and even super luxury guys are getting from offshore is at an all-time lifetime high. अच्छा, Because everybody is saying कि मेरे पास यहाँ सब कुछ है, लेकिन अगर मेरे को suppose हाँ, जाना पड़ा तो मेरे क्या पास क्या ऑप्शन है. Right. It is a very, and the more this uncertainty remains, the more so-called problems remain. I think it is very good from an Indian real estate sector perspective, because from a housing, because there will be that many more people will be looking at it. Third, macro level पे अगर आप देखते हैं तो what is our biggest problem? Our biggest problem is our fact that a significant portion of our imports is crude. अब क्या हो रहा है इस पूरी चीज़ से, क्रूड आज 60 डॉलर से भी कम हो गया. सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इसका दुनिया में कौन है? इंडिया. इंडिया. आज $10 अगर क्रूड कम होता है तो हमारे $20 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज बचता है. वो $20 बिलियन का जो बचता है, आज हमारी गवर्नमेंट उसमें अपना टैक्स बढ़ा सकती है, उसमें स्टेट लेवल पे कर सकती है, आपको और हमें पास ऑन कर सकती है. दैट इज़ ऑल इनकम. बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू टॉक सेंटिमेंट, then all these fundamental things are not looked at. What is looked at is ओहो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ये वो. अब जैसे आपने बोला कि वो रेट कम हो जाएगा, लेकिन वो अगर कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो गया, लेकिन कॉन्फिडेंस उस आदमी का ख़त्म होगा जैसे सेट सो राइटली. क्या रिस्क है? रिस्क ये है कि यूएस में गो इन रिसेशन. If US goes into recession, there is a very strong theory that ultimately what does recession mean? That I am not growing or I am growing at a pace which is lower. Then in that case, I would want to cut my costs. How will I cut my costs? I will cut my costs by offshoring my work. And IT, GCC, ये पूरा जो ecosystem है is nothing but that. It is not today. It is not what is happening last 1.5 months. Smart people have been doing it. Large, big organizations have significantly smart people who are doing a good job. And I think the way we have handled this entire thing, we have a very, very resilient domestic economy. Real estate, in fact, I think we should use, smart investors use these blips to buy. I would recommend anybody and everybody to see, obviously given, because बहुत different है, every real estate is different, but use the headwinds. अगर कोला वो है तो probably negotiate a little bit better, but use this to invest. This is the right time probably. ठीक है. चलिए, तो आपने थोड़ी बहुत बात तो कह दी यहाँ पर, लेकिन अब वक्त है अपने मेहमानों से कार्यक्रम में टेक अवे लेने का. तो विमल दूर बैठे हैं, उनसे पहले ले लेता हूँ. विमल, पूरी बातचीत का, हालांकि एक बहुत नंबर बेस्ड बातचीत थी, डेटा था, लेकिन उद्देश्य यहाँ पर यही है. डे टू डे में हमारे जो दर्शक हैं वो इन चीज़ों से रूबरू नहीं होते, लेकिन ये सारी बातचीत का निचोड़ आप क्या देंगे जिससे टेक अवे मिले हमारे एक आम होम बायर को, एक ग्राहक को, एक निवेशक को? Right. I think firstly, I think overall India picture, I think हमें जैसे आप भी बोल रहे थे, I think it is important कि हम ये 7-8 शहरों से बाहर भी देखें. I think India is a mixed bag. काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है हर शहर में. अगर हम सिंपल जीसीसी के बारे में बात करें, जो एक बीपीओ इंडस्ट्री से शुरू होके आज वो एक रिक्रिस्टन होके जीसीसी बोलते हैं, विच साउंड्स मच मोर फैंसियर, बट दैट इज द अपॉर्चुनिटी. सो आई थिंक हर स्टेट में हर स्टेट एक ट्राई कर रहा है कि देर आर स्टेट लेवल जीसीसी पॉलिसी विच इज ऑल्सो ड्राइविंग रियल एस्टेट इन स्मॉलर सिटीज उस स्टेट में. तो ये एक एग्जाम्पल हो गया. जैसे कर्नाटक ने जीसीसी का पॉलिसी कुछ पास किया है, वैसे अदर स्टेट्स आर ऑल्सो ट्राइंग. सो कोविड के बाद हमने देखा था कि फ्लेक्स स्पेस डिमांड और फ्लेक्स स्पेस टेकअप काफ़ी सारे छोटे शहरों में आने लग गए. सो बिकॉज देवर अ सेक्शन ऑफ पीपल जो चाहते थे कि वो लोग घर से नज़दीक रहें. सो आई थिंक ये डिसरप्शन के बाद, हमेशा एक डिसरप्शन के बाद दैट कन्वर्ट्स इनटू मल्टीपल अपॉर्चुनिटी. सिमिलरली आई थिंक जैसे हमने एग्जांपल देखे हैं कुछ रिलीजियस टाउन्स में, रिलीजियस टूरिज्म के वजह से देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, जो अगेन पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है रियल एस्टेट में. तो इस एनालॉजी को यूज करके आई थिंक इंडिया इज अ मिक्स्ड बैग. देर आर सेवरल ड्राइवर्स. सो इट्स वो इम्पॉर्टेंट है कि इस ड्राइवर को आप एसेस करें. वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, फिजिकल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है, वो टूरिज्म हो सकता है, वो कमर्शियल ऑफिस स्पेस हो सकता है. आई थिंक वो ट्रिगर करता है फर्दर एक्टिविटी के लिए. तो इसीलिए ये है कि ये एक मिक्स्ड बैग है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इसको एक डिसइंटीग्रेटेड वे में भी देखो और होलिस्टिक वे में भी देखिए. Coming to normal retail consumer, I think sentiment, I think from a housing perspective seems to be positive, because I think overall अगर हम लोग GDP देखें, GDP is intact at 6.5%. Important function is stability of income. I think overall अगर हम देखेंगे तो I think sentiment positive है, because we are not hearing news of layoffs. There has been decent growth in income.
दैट इज नाउ सपोर्टेड बाय, अगर हम बजटरी प्रोविजन देखेंगे, बजटरी प्रोविजन इज ऑल्सो मोर सपोर्टिंग। आई थिंक हम नए नए रेजिम में शिफ्ट हो रहे हैं, इस कारण आई थिंक जो अभी का टैक्स स्ट्रक्चर है दैट इज अगेन मोर बेनिफिशियल फॉर द अफोर्डेबल इन द मिड सेगमेंट, वो एक पॉइंट है। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑल्सो अकोमोडेटिव स्टांस के हिसाब, आई थिंक क्लियरली आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि आई थिंक इसके बाद ईदर रेट्स आर गोइंग टू रिमेन स्टेबल और इट विल फर्दर डाउन। आई थिंक all these are more sentimentally driven favorable factors. इस कारण आई थिंक माइनस ऑल द एक्सटर्नैलिटीज जो हमारे हाथ में भी नहीं, आई थिंक जो मॉनिटरेबल रहेंगे, सिचुएशन सीम्स टू बी healthy, positive. I think as we move ahead, I think we will know more about कि external factors कैसे pan out करेंगे. But I think domestic, I think हमारा situation काफी हद तक intact है और healthy indicators हैं at least. चलिए, That is विपुल what जी I आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, क्या पूरी बातचीत का टेक अवे हम उन्हें देंगे? टेक अवे रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव से अगर देखते हैं एंड विद इन दैट अगर हाउसिंग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो मैं आपको एक सिंपल एक चीज़ बताता हूँ। आज चाइना में 5 करोड़ घर खाली पड़े हैं, रेडी एंड खाली। इंडिया में अगर विलिंग सेलर है, देयर इज नथिंग कॉल्ड अ रेडी अनसोल्ड हाउस। इफ आई एम अ विलिंग सेलर, आई विल सेल माई हाउस इफ इट इज़ रेडी। एंड द सो कॉल्ड डिमांड सप्लाई शॉर्टफॉल इज़ 5 करोड़ होम्स। तो एक इकॉनमी है जिसने 5 करोड़ घर खाली पड़े हैं रेडी, और एक है जिसमें 5 करोड़ घर की डिमांड है। हम बना रहे हैं 8 से 10 लाख घर साल के। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो 5 करोड़ घर का डिमांड है, ये इसमें से 90% डिमांड हमारी 25 लाख से लेके 75 लाख इस जोन के बीच में है, से 80% डिमांड उस रेट पे सप्लाई नहीं हो रहा है। सो व्हाट विल हैपन व्हेन वी हैव सच अ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड that the move, and Indian entrepreneur is smart, so when they realize that it is a sector where demand is not a problem, then you will start having supply at a very aggressive pace. So I think there will be more and more stuff. Recently, like one data point which has been missed out is that the land buying last year was at the lifetime highest. करीब 3,500 एकड़ टॉप 30 डेवलपर्स ने खरीदा है। तो अब वो खरीदा है तो उसको लॉन्च करेंगे, डेवलप करेंगे। आई थिंक वी आर इन द मिडल ऑफ व्हाट विल बी एन एब्सोल्यूट डोमेस्टिक डिमांड बूम ऑन द रेजिडेंशियल साइड। येस, इट मे नॉट रिजल्ट इन प्राइस एस्केलेशंस एज मच, लेकिन द वेलोसिटी ऑफ सेल्स may not be as much for the big cities. It may be in the peripheral of the cities. It may have its blips on couple of quarters because sentiment also makes a difference. लेकिन I see no reason why the market will not do very well or more than what an average this thing is over the next 5 to 6 years. तो बहुत सारी बातें हो गई। आई थिंक आज काफ़ी लंबी चर्चा हुई। तो हमने इन्वेस्टमेंट से शुरू किया। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया है, बोथ इंडियन एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो कितनी बड़ी रकम वो हाउसिंग में गई, वो ऑफिसेस में गई, वेयर हाउसिंग में गई। लेकिन काफ़ी सारी इस साइडलाइन पर बातें हुई आपके काम की, यानी कि रेजिडेंशियल की, क्योंकि घर वो एक ऐसी चीज़ है ना, वो दिमाग, मतलब आप चारों तरफ का रियल एस्टेट ले रहे हो। और विपुल जी ने तो नंबर भी दिए कि आपका 70% जो रियल एस्टेट है वो घर ही है, रेजिडेंशियल ही है। तो उसके इर्द गिर्द काफ़ी सारी चीज़ें आज निकल कर आई। समझना है तो अभी की पिक्चर देखें, बात करें। होम लोन नीचे आ गए हैं। चलिए, एक सिनेरियो है इंटरनेशनली जो थोड़ा सा आपको अभी झटका देता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ट्रम्प एंड ऑल दैट, लेकिन वो सेटल हो जाएगा। होम लोन सस्ते होते जाएंगे। अभी लगता है आरबीआई ने जो अपना आज स्टांस चेंज किया, उन्होंने न्यूट्रल से अकोमोडेटिव किया है। इसका मतलब है कि आगे वो और भी दरें घटाएंगे। और उन्होंने ये संकेत भी दिए हैं, महंगाई कंट्रोल में है, उनका मानना है कंट्रोल में रहेगी। ग्रोथ के लिए हल्का सा फोरकास्ट नीचे किया है, लेकिन अभी भी ऐसी अट्रैक्टिव नंबर है जो कि जैसा विमल भी कह रहे थे, पूरी दुनिया को आकर्षित करेगी। तो चीज़ें उतनी खराब भी नहीं है। सेंटिमेंट तो होते ही ऐसे हैं जो आपको अंदर बाहर करते हैं, लेकिन इसीलिए ये कार्यक्रम है ताकि आप समझें कि हो क्या रहा है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है एग्जैक्टली, और एक बड़ी तस्वीर देने की कोशिश करें। आई थिंक विमल जी और विपुल जी दोनों ने बहुत खूबसूरती के साथ आज आपको वो परिदृश्य दिखा दिया, बना दिया आपकी आंख के सामने। देखिए, ये हो रहा है रियल एस्टेट के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच विपुल सर एंड विमल, बोथ ऑफ यू। और बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बातचीत रही है। आई थिंक आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। आप टीवी पे तो इसे देखेंगे, हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ये होगा। इनफैक्ट इस बातचीत के जो इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्लिप्स हैं वो आप CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे पाएंगे। मतलब किसी भी वक्त जस्ट क्लिक करना है, देखना है, सुनना है और इन्फॉर्म हो जाना है। तो चलिए, इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे
और ढेर सारी इंफॉर्मेशन उसके अच्छे से एनालिसिस के साथ, ताकि आप एक बढ़िया डिसीजन लें। रियल एस्टेट को ऐसे समझे जिससे आपको सिर्फ फायदा और मुनाफा ही हो। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।